हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो आज ये पहली वीडियो है हिंदी से और यहाँ पर देखेंगे संज्ञा के प्रकार। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 2 या 3 नंबर संज्ञा से एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चंस प्लस थ्योरी दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में उनके क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपके एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न आता है कहीं से भी तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कर ले। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए संज्ञा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा के बनना असंभव है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर से समझा देते, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पर है अर्चना का घर। अर्चना का घर इंदौर में है। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो ये सब हमारा क्या है, संज्ञा, संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी तो बहुत सिंपल सी थी, पर इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं चलिए देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो अभी हमने जाना क्या कहते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए संज्ञा से दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके प्रकार को समझेंगे कि प्रकार क्या है और उन प्रकार के अंतर्गत उनसे क्वेश्चंस भी समझते हुए चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा नहीं है, पूछा है संज्ञा नहीं है। ओरड़, लड़ना, कुआं या जंगल, इन चारों में से संज्ञा कौन सी नहीं है, बताइए संज्ञा कौन सी नहीं है यहाँ पे। तो लड़ना जो है वो संज्ञा नहीं, तो फिर क्या है लड़ना, लड़ना एक क्रिया है हमारी, जबकि कुआं, जंगल, ओरल ये सब क्या है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आता। ओरल एक नाम भी है, कुआं वस्तु क्रिया है, वो लड़ना है, बाकी जो सारे हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लिए, आगे समझते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। समझिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको सिंपल से टिक लगाना, 5 होते हैं संज्ञा के भेद। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं वो हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये एक डिफिनीशन से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस भी यहाँ करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम जो है वो एक प्रॉपर नाम है, इसको चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नाम और हमारा नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, शुभांगी हो गया, प्रखर हो गया, प्रज्ञा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृति, गजल, चाहत, जूबी, सजल, ये सब व्यक्तियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, जिस किसी का नाम प्रॉपर होता है, कभी चेंज नहीं होता, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे इंदौर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, अमेरिका, ये सब स्थानों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, संकेत, कामयानी, पद्मावत, वस्तुओं के नाम, ये सब जो है ये भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चलिए इनसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। देखिए पहला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, आम या यमुना। तो बताइए कौन सा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए गाय प्रॉपर है नहीं, पहाड़ कोई प्रॉपर नाम तो यहाँ नहीं दिया, यमुना, यमुना नदी है जो प्रॉपर एक नाम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है, देखिए, राम ने रामायण लिखी, वाक्य में राम और रामायण में कौन सी संज्ञा है? देखिए समझिए, राम और रामायण दोनों पूछा गया, कौन सी संज्ञा है हमारी? तो राम में भी व्यक्तिवाचक और रामायण में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि राम जो नाम है कभी चेंज नहीं हो सकता, और रामायण भी है वो भी कभी चेंज नहीं हो सकता नाम। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ नहीं देखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गंगा, फूल या रामायण या महाभारत, तो इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रॉपर नाम कौन सा है? गंगा प्रॉपर नाम है, रामायण भी प्रॉपर है, भारत भी, जबकि फूल यहाँ पे कोई प्रॉपर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर चला जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, और अगली डिफिनीशन है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय के पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर नारी, ग्रंथ हो गया, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल आदि। देखिए इसमें यहाँ पर कोई भी स्पेशल या प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, तो सभी कुत्ते उसी के अंदर आ जाएंगे, हाथी उसी के अंदर सभी आ जाएंगे, फल उसी के अंदर सभी आ जाएंगे। जैसे पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया है, ठीक, क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध कराता है। परंतु एवरेस्ट पर्वत है वो व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये अपवाद है, समझिए कि एवरेस्ट जो पर्वत होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि एवरेस्ट जो नाम है उसका वो प्रॉपर नाम है, ठीक है, क्योंकि ये विशेष पर्वत का बोध कराता है। ठीक है, अगर आपको एवरेस्ट पर्वत मिल जाए क्वेश्चन में तो आप जातिवाचक वहाँ नहीं लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो इसे एक बार समझ लीजिए, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सारे समुदाय का जो बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और यहाँ पर देखिए इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है। जवान, सुंदर, मनुष्य या बालक, बताइए कौन सा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर भाववाचक है या जातिवाचक? बताइए। सुंदर हो जाएगा आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अभी भाववाचक संज्ञा को विस्तार से समझेंगे। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जवान, मनुष्य और बालक, सब वाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा के अंत का उदाहरण है? अभी बताया लड़का सारी जाति का बोध करा रहा है, तो कौन सा आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, चलिए, और जातिवाचक संज्ञा का अगला प्रश्न है, प्रश्न जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें आपसे पूछा है नहीं है। देखिए शैशव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक, बताइए जातिवाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। ए नंबर हो जाएगा शैशव, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, वो है शैशव। लोहा, लकड़ी और पुस्तक ये तीनों हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, और 4 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि यहाँ पर सभी जाति का बोध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है, और अगली थ्योरी देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय, समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टीम, संघ, कक्षा आदि। समूहवाचक संज्ञा में आप जहाँ पर समूह दिखे, सेना दिखे, टीम दिखे, संघ दिखे, कक्षा, ये सब क्या आ गए? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न को समझ लेते, और प्रश्न आपके ये रहे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है,
किस शब्द में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए और अगले प्रश्न आपका ये रहा। सेकेंड नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? पुस्तक, नदी, कक्षा, व्यक्ति। तो समूह किसके अंतर्गत आता है? कक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पर। देखिए परिवार शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चंस पूछ रहा है तो सिंपल सा आपका हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा इसमें नहीं है। टोली, दल, शाखा या कक्षा, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो शाखा हो जाएगा आपकी, क्योंकि शाखा कोई ग्रुप नहीं है। टोली ग्रुप है, दल ग्रुप है और कक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह समूहवाचक संज्ञाओं का है? समूहवाचक आपको संज्ञा देखना, लड़का, लड़की या बालक, टोली, दल, कक्षा, बचपन, बुढ़ापा या मोटापा, नदी, पहाड़ या मैदान। तो यहाँ पर देखिए जैसे टोली तो ग्रुप होती है, दल भी एक ग्रुप होता है और कक्षा भी यहाँ पर एक ग्रुप होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और अगला प्रश्न आपका ये रहा। आदमियों का झुंड, वाक्य में झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर आप लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और नेक्स्ट थ्योरी आपकी ये रही। नेक्स्ट है आपकी द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा को समझ लेते क्या? जिस संज्ञा से शब्दों में किसी एक पदार्थ या द्रव का बोध हो, उसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो कपड़ा और ऊन है इसको भी हमेशा याद रखना, ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप कपड़ा अक्सर किस में लगा देते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। तो याद रखिएगा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कपड़ा और ऊन। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक पदार्थ या द्रव का बोध हो जिसे हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना, चांदी, पीतल, ऊन और कपड़ा आदि। चलिए इनसे प्रश्न को देख लेते हैं और प्रश्न क्या है। चलिए सबसे पहले प्रश्न आपका ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द, या किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द, या किसी स्थान का बोध कराने वाले शब्द, या किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द। तो सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी वस्तु पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पूछा द्रववाचक आपकी संज्ञा यहाँ पर नहीं है। तो पानी, तेल, दूध ये सब तो द्रव के अंदर आते हैं, पर किताब जो हमारी है वो द्रव के अंतर्गत नहीं आती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा आपका द्रववाचक संज्ञा से सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना है हमारी कैसी? द्रववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आपका प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। चांदी, लोहा, कपड़ा और शहर। तो याद रखना चांदी, लोहा और कपड़ा सभी द्रव में आते। जो शहर है वो द्रव के अंतर्गत नहीं आता। तो कपड़ा हमेशा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा और लास्ट है हमारी आज की 5वीं नंबर भाववाचक संज्ञा। तो ये इंपॉर्टेंट संज्ञा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो भाववाचक से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके पूछे जाते जातिवाचक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव हैं। बुढ़ापा, सूखा, प्यास आदि दशा ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिनको हम महसूस करते हैं पर दिखाई नहीं देते वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भाव, आशा, निराशा, प्रेम, चतुरता, शोक, क्रोध, स्वार्थ ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
और एग्जाम्पल से कार्य, पढ़ना, सिलाई, लड़ाई, सलह, तारीफ, दशा, जवानी, बुढ़ापा, भूखा, प्यास, यौवन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पढ़ना, कार्य करना, सिलाई, लड़ाई, तो जो दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस, उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए इनसे प्रश्न देख लेते हैं, और इससे प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, घुमा घुमा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं, लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई। तो मिठाई यहाँ पे आपका नहीं होगा, मिठाई खाने वाली वस्तु है, ना कि महसूस करने वाली। तो लड़ाई हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा और उतराई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं हमारे गुण और दोष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता क्या है हमारी? तो इसमें क्या हो जाएगा? मित्रता हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का या पेड़? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता यहाँ पर। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, और ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ देती। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, विश्लेषण या व्यक्तिवाचक? तो आपका इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में हमको बताना है क्या आंसर्स होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।